शिवम ने वहां से निकलते हुए दृष्टि के कान में कहा, भाभी कहीं आप मिस क्वीन तो नहीं हो। इस बात से दृष्टि के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, लेकिन उसने जल्द ही अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में कर लिया और शिवम से हंसते हुए कहा, बुद्धू अब ये मिस क्वीन कौन आ गई? शिवम ने सोचा कि इस सवाल से तो मैं खुद ही मुसीबत में पड़ गया। अब मैं क्या बताऊं कि मिस क्वीन कौन है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी वो एक डेंजर गैंग की लीडर है, छोड़ो ना भाभी उसे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाभी आज 3 बजे अनीता दीदी के हॉस्पिटल में एनुअल सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, हमें जल्दी से वहां के लिए निकलना चाहिए। और कीर्ति भाभी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर पर आराम कर सकती हैं। कीर्ति ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर नैन्सी और अक्षता के साथ साथ पूरी फैमिली आएगी और ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। शिवम ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही है भाभी, चलो जल्दी से घर जाकर रेडी होते हैं। दृष्टि RSR के साथ कार में बैठ गई और नायरा, शिवानी और कीर्ति तीनों शिवम की कार में बैठकर वहां से निकल गई। नवीन और विक्रम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कुछ देर बाद वो भी वहां से निकल गए। माही को ले जाकर डार्क रूम में बंद कर दिया गया था। वो काफी चीखी चिल्लाई, हर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अब अनिल का काम भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। उस पर टॉम एंड जेरी के साथ साथ रोहन, देव और नक्श की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी थी। माही ने अनिल को पैसों का लालच भी दिया, पर भला RSR के आदमी कितने वफादार थे ये उस फ्रॉड माही को कहां पता था। अनिल उस माही को डार्क रूम में डालकर वहां से निकल गया। सभी RSR मेंशन में रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगे थे। तभी दृष्टि ने रुद्र से कहा कि आज उस माही के चक्कर में मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मुझे डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति दोनों को एनुअल फंक्शन में लेकर आना है। तुम चलो, मैं और नायरा उन्हें लेकर आते हैं। रुद्र ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्रिस्टी ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी हम पहले ही काफी लेट है, हमें तो सुबह ही वहां पर पहुंच जाना चाहिए था। रुद्र ने सोचा कि दृष्टि सही तो कह रही है, हमें वहीं होना चाहिए था। रुद्र ने दृष्टि से कहा, ठीक है तुम जल्दी आ जाना और अपने साथ डॉक्टर राधिका और डॉक्टर निधि को लेकर ही आना, क्योंकि ये उनको हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। और उन्होंने पहले ही इनविटेशन लेटर पर उन दोनों का नाम हॉस्पिटल के चीफ गेस्ट के रूप में लिख दिया था। दृष्टि ने कहा, तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को लेकर ही आऊंगी और डॉक्टर RK और अनीता दी के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। इतना कहने के बाद दृष्टि शिवानी और नायरा के साथ वहां से डॉक्टर राधिका को लेने के लिए निकल जाती है और बाकी सभी फैमिली के लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रेखा जी और सावित्री काकी घर पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि तीनों बच्चों को संभालना कोई नॉर्मल बात थोड़ी थी और देवांशी तो अब इतना ज्यादा बोलने लगी थी कि पूछो ही मत। सभी RSR मेंशन से निकल चुके थे। आज हॉस्पिटल में सभी भाग दौड़ में लगे हुए थे। आज वहां पर वो सीनियर डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्हें भी बेसब्री से डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति का इंतजार था। उन सीनियर डॉक्टरों का नाम मिस्टर समीर बत्रा था, जो कि एक बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे, पर उन्हें वह मुकाम हासिल नहीं था जो डॉक्टर राधिका और नियति को था। उन दोनों का तो नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस था। आज हॉस्पिटल के फंक्शन की तैयारी डॉक्टर अवनी ने की थी। आज उसके साथ उसकी छोटी बहन अविका भी आई हुई थी। उसके वहां पर आने का रीजन था कि पूरे प्रोग्राम के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट उसकी टीम को मिला था। अविका का प्रमोशन हो गया था। वह RSR ग्रुप में डिजाइनर डिपार्टमेंट में मैनेजर बन गई थी और जैस्मिन इस टाइम पर हेड मैनेजर थी। जैस्मिन का स्वभाव अभी तक भी नहीं बदला था, पर पिछले 2 सालों में अविका में काफी मैच्योरिटी आ गई थी। अब वो पहले की तरह केयरलेस नहीं थी। हॉस्पिटल में एनुअल फंक्शन की सारी तैयारी हो गई थी। फेमस सेलिब्रिटी और बड़े बड़े गेस्ट आने शुरू हो गए थे। हाई ऑफिशियल भी इस एनुअल फंक्शन में इनवाइट थे। सभी इंपॉर्टेंट लोगों की वहां पर आने की 2 वजह थी। पहली वजह था इनविटेशन लेटर पर RSR का नाम। सभी ये जानते थे कि सिटी हॉस्पिटल में मिस्टर RSR का भी इन्वेस्टमेंट है। और लोगों के आने की दूसरी वजह थी डॉक्टर राधिका, डॉक्टर नियति। एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हॉस्पिटल के खुले मैदान में किया गया था। उस बड़े से मैदान में एक बहुत बड़ा टेंट हाउस लगाया गया था जो फुली एयर कंडीशनर था, और उस टेंट हाउस की सजावट बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव थी। ये सारी प्लानिंग अविका और उसकी टीम ने की थी। उस एनुअल सेलिब्रेशन में सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही VIP और कंफर्टेबल था। वहां पर सभी लोग आ गए थे।
डॉक्टर अवनी ने स्टेज पर आकर माइक हाथ में लिया और एनुअल सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हुए उसने सभी को ग्रीट किया। उसके बाद अवनी ने डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता के ऊपर काफी लंबी स्पीच दी। उसने उन दोनों के लाइफ के स्ट्रगल और इस हॉस्पिटल की अब तक की जर्नी के बारे में बताया। अवनी ने बताया कि कैसे उन दोनों की मेहनत और स्ट्रगल की वजह से हॉस्पिटल ने पूरे देश में फर्स्ट रैंक हासिल की। डॉक्टर अवनी की स्पीच पूरे 1 घंटे चली। इसी बीच आरएसआर भी वहां पर आ गया था। डॉक्टर आरके ने जल्दी से स्टेज पर जाकर डॉक्टर अवनी के कान में कुछ कहा और फिर साइड में खड़ा हो गया। डॉक्टर अवनी भी एक बार उस खबर को सुनकर घबरा गई थी, पर वह थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि उसने आगे बोलने वाली स्पीच पर काफी मेहनत करी थी। फिर उसने अपनी आवाज को एनर्जेटिक करते हुए कहा, आप सभी गेस्ट को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे बीच मिस्टर आरएसआर आ चुके हैं। इस खबर को सुनकर एक पल के लिए उस जगह पर सन्नाटा छा गया था, पर जल्दी ही अवनी ने अपनी एनर्जेटिक आवाज में कहा कि लेट देयर बी अ लाउड अपलॉज फॉर मिस्टर आरएसआर। मैं मिस्टर आरएसआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह स्टेज पर आकर हॉस्पिटल के बारे में 2 शब्द कहे। अवनी ने डॉक्टर आरके के कहने पर यह बोल तो दिया था, पर उसे डर था कि पता नहीं मिस्टर आरएसआर स्टेज पर आएंगे या नहीं। अकेली वहीं ये नहीं सोच रही थी, बल्कि सभी लोगों के दिमाग में यही था कि क्या सच में मिस्टर आरएसआर स्टेज पर जाएंगे। मिस्टर आरएसआर अभी पीछे की तरफ डॉक्टर अनीता के साथ ही खड़े थे। अपना नाम अनाउंस कि डॉक्टर राधिका कहां पर है। कोई कह रहा था कि डॉ नियति भी तो आने वाली थी। डॉक्टर अनीता ने दृष्टि का फोन ट्राई किया, लेकिन उसकी कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। आरएसआर ने भी दृष्टि को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका भी कॉल करना वेस्ट था। सभी को हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होने का डर था। शिवम ने एनुअल फंक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए जल्दी से स्टेज पर आ गया और उसने माइक हाथ में लेकर सबसे पहले वहां पर बैठे सभी लोगों का अभिवादन किया। सुपरस्टार शिवम को देखकर लोगों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उन सभी के फेवरेट स्टार शिवम भी आ सकते हैं। स्टेज पर आने से पहले उसने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। अवनी और अविका दोनों अपने आइडियल को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। शिवम वैसे भी जवां दिलों की धड़कन था। सेलिब्रेशन फिर से एनर्जेटिक हो गया था। उसके बाद शिवम ने वहां पर एक लाइव परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर लोगों ने सिटी बजाना शुरू कर दिया था। माहौल फिर से खुशनुमा हो गया था। एक पल के लिए सभी डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति को भूल गए, लेकिन डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता को अब भी उन दोनों के आने की टेंशन थी। अभी शिवम की परफॉर्मेंस खत्म हुई थी कि एक आदमी खड़ा होकर बोला, ये क्या फालतू का ड्रामा लगा रखा है? अभी तक हॉस्पिटल के चीफ गेस्ट आए क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सब ड्रामा पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया था? अगर डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति यहाँ पर आने वाले ही नहीं थी, तो उनका नाम इनविटेशन कार्ड पर क्यों लिखा था? क्या हम सभी को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर बुलाया है? वो आदमी और कोई नहीं, बल्कि द ग्रीन हेल्थ हॉस्पिटल के चेयरमैन पवन शुक्ला थे, जो सिटी हॉस्पिटल का राइवल हॉस्पिटल था। इस सिचुएशन में डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता सिर झुकाकर खड़े हुए थे। उन्हें पता था कि उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं है। डॉक्टर अनीता की आंखों से आंसू टपकने लगे थे, क्योंकि उसी के सामने उसके हॉस्पिटल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल रही थी। कुछ और लोगों ने भी खड़े होकर बातें बनाना शुरू कर दिया था। वे लोग भी दूसरे हॉस्पिटल के चेयरमैन थे। डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता उनको फेस नहीं कर पा रहे थे। अब हर तरफ से चिल्लाने और शोर शराबे की आवाज आने लगी थी। तभी स्टेज की लाइट ऑन ऑफ हो गई। ये देखकर सभी की नजरें स्टेज पर चली गई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लाइट का फॉक्स स्टेज के बीचों बीच सिर झुकाए खड़ी 3 लड़कियों पर गया। उन तीनों को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी लोग उन तीनों को देखकर हैरान थे। डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता भी उन तीनों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। उस जगह पर एकदम से सन्नाटा छा गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो तीनों उन सभी के सामने थी। अवनी ने हकलाते हुए कहा, ये तीनों तो वही है। साइड में खड़ी अविका ने कहा, दीदी कौन है ये तीनों? अवनी ने कहा, इन तीनों की टीम वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर है। डॉक्टर्स इन तीनों को अपना आइडियल मानते हैं। किसी को इनकी आइडेंटिटी नहीं पता। इन्हें अमेरिका में मैजिकल डॉक्टर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है इन तीनों के हाथों में मैजिक है,
पेशेंट की हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो, ये तीनों उसकी हेल्थ को ऐसे रिकवर कर देती है जैसे कि उस पेशेंट को कोई सीरियस बीमारी ही ना हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इन तीनों को एक साथ देख पाऊंगी। और तुम्हें पता है इन तीनों की निशानी क्या है? इन तीनों ने जो ये व्हाइट सूट पहना हुआ है, इस पर 10 पावरफुल देशों के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स है, जो सिर्फ इन तीनों के ड्रेसेस पर देखे जा सकते हैं। और इसी से तुम्हारा लगा सकती हो कि इनकी पावर क्या है। और ये तीनों वर्ल्ड की सबसे बड़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में साल में 10 क्लासेस अटेंड करती है, जिससे वहां के स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। इन तीनों की एक लेक्चर की वैल्यू तुम इस बात से लगा सकती हो कि इन तीनों को अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट जेट अलॉट किया हुआ है, जो स्पेशल इन तीनों के लिए ही है। सुनने में आया है पिछले 2 साल से ये अमेरिका में नहीं थी और वीडियो कॉल के थ्रू लेक्चर अटेंड कर रही थी, और 2 साल के बाद इनको यहाँ पर देखा गया है। न्यूज रिपोर्टर ने तो तीनों की पिक्चर लेना स्टार्ट कर दी थी। तभी उन तीनों में से एक ने अपने हाथ में माइक लिया और उसने स्पीच देना शुरू किया। उसने सबसे पहले डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति की तरफ से डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता से माफी मांगी और कहा कि वो दोनों अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगी। एक इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से उनका साथ थोड़ा बिजी था। और मैं आज इस खुशी के मौके पर अनीता दीदी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। वो दोनों ही तो बाकी सभी की तरह सदमे में ही थे। जब उन्होंने उनमें से एक लड़की की आवाज सुनी, तब जाकर वो होश में आए। उस लड़की ने उन दोनों को स्टेज पर बुला लिया और उसके बाद उन तीनों ने कहा कि अगर कभी भी सिटी हॉस्पिटल को हमारी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो दीदी आप हमें कभी भी याद कर सकती है। उन तीनों के साथ डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता के इतने अच्छे रिलेशन देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आज उस लाइव न्यूज ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इंडिया के साथ साथ वो लाइव न्यूज सभी देशों में चल रही थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी यह न्यूज पहुंच गई थी। उसने अपने पीए से कहा कि मेरी अभी डॉक्टर आरके और उन तीनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो। और कुछ ही देर में पीए ने लाइव कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर दिया था। स्टेज पर लगी बड़ी सी डिस्प्ले में लाइव वीडियो कॉलिंग की फुटेज चल रही थी। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सामने बैठा व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो कि उस हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता के लिए भी बहुत सम्मान की बात थी। आज न्यूज वालों को भी एक से बढ़कर एक खबर मिल रही थी, जिसकी वजह से उनकी टीआरपी आसमान छू रही थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन दोनों को ग्रीट किया। उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट ने तीनों लड़कियों से कुछ देर बात की। सभी से बात करने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करने वाले थे कि तभी उनकी नजर थोड़ी दूर पर खड़े एक शख्स पर गई, जिसे देखकर उनके पैर कांपने लगे और उसने जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के डिस्कनेक्ट होने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उनके माथे से पसीने की बूंदें करने लगी थीं और उनके पैर कांप रहे थे। पीए को समझने में देर नहीं लगी कि प्रेसिडेंट इस समय बहुत ज्यादा परेशान। उसने जल्दी से हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने मिस्टर प्रेसिडेंट का हेल्थ चेकअप किया तो उनका बीपी 170 प्लस था, जिसका मतलब था कि मिस्टर प्रेसिडेंट की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। डॉक्टरों ने जल्दी से कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिए। तब जाकर कुछ देर में उनकी हेल्थ नॉर्मल हुई। आखिर उन तीनों लड़कियों का इस हॉस्पिटल से क्या रिलेशन था और उसमें से एक लड़की डॉक्टर अनीता को दीदी क्यों बोल रही थी? आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या देखा जिससे उनकी हालत इतनी सीरियस हो गई? आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट ने वो लाइव कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी थी? आखिर मिस्टर प्रेसिडेंट उन तीनों लड़कियों से क्या बात करना चाहते थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2, जिसका मतलब था कि मिस्टर प्रेसिडेंट की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। डॉक्टरों ने जल्दी से कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिए। तब जाकर कुछ देर बाद मिस्टर प्रेसिडेंट की तबीयत नॉर्मल हुई। उसके बाद प्रेसिडेंट के पीए ने उनसे पूछा कि सर आपको क्या हुआ था? मिस्टर प्रेसिडेंट ने हकलाते हुए सिर्फ एक सेंटेंस पूरा किया, उस वीडियो कॉल में मैंने डार्क डेविल को देखा। ये नाम सुनते ही प्रेसिडेंट का पीए तो डर से कांप गया था। पीए ने हड़बड़ाते हुए मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा, सर आप कई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आपको पता है ना डार्क डेविल 2 साल पहले ही मर चुका है और हमें उसकी जली हुई डेड बॉडी भी तो मिली थी।
मिस्टर प्रेसिडेंट ने पीए से कहा, तुम्हें पता है ना, मैं 2 साल पहले की उस रात को कभी नहीं भूल सकता, और तुम जानते ही होंगे कि मैं जल्दी से किसी का चेहरा नहीं भूलता। अगर मैंने कहा है कि मैंने उसे देखा है तो तुम भी इस बात पर 100% श्योर हो जाओ कि वह डार्क डेविल ही था। और याद रखना, यह खबर इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसके जिंदा रहने की खबर को सुनकर तुम्हें पता है इस देश में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अगर उन लोगों को गलती से पता चल गया कि डार्क डेविल अभी भी जिंदा है तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। जहां तक मैं जानता हूं, डार्क डेविल को भी नहीं पता कि मिस्टर गिलबर्ट अभी तक अलाइव है। अगर उसे इस बात का पता होता तो वह अभी तक ऐसे चुप नहीं बैठता। तुम भी ये सोचकर इस बात को भूल जाना कि तुमने अभी कुछ नहीं सुना, और मैं भी भूल जाता हूं कि मैंने अभी कुछ देखा था। जब मिस्टर प्रेसिडेंट वीडियो कॉल पर डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता से बात कर रहे थे तो उनके पीछे रुद्र खड़ा हुआ था, जिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट की नजर पड़ गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो मैजिकल डॉक्टर्स की टीम आज उनके सामने स्टेज पर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीनों यहाँ पर कैसे आ सकती है। उसके बाद उस लड़की ने डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता को स्टेज पर बुलाया। डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता ने सोचा भी नहीं था कि इतने फेमस डॉक्टर्स की टीम आज उनके इस एनुअल सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। उसके बाद उसमें से एक लड़की ने हाथ में माइक लेकर बोला, क्या तुम सभी हमारी रियल आइडेंटिटी जानना चाहते हो? वहां पर बैठे सभी लोग जोर से चिल्लाने लगे। उन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उन्हें इन तीनों मैजिकल डॉक्टर्स की आइडेंटिटी जो पता लगने वाली थी। उसे लड़की ने कहा कि तुम्हें कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसने डॉक्टर अनीता, वहां पर बैठे सभी लोग जोर से चिल्लाने लगे। उन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उन्हें इन तीनों मैजिकल डॉक्टर्स की आइडेंटिटी जो पता लगने वाली थी। उसे लड़की ने कहा कि तुम्हें कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसने डॉक्टर अनीता और डॉक्टर आरके से भी पूछा, क्या आप दोनों भी हमारी रियलिटी जानना चाहते हो? उन दोनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी उस स्टेज पर एक फोल्डेड पोर्टेबल क्लॉथ एक्सचेंजर लाया गया। उसके बाद वो तीनों उस क्लॉथ एक्सचेंज करने के लिए उसके अंदर चली गई, और 2 मिनट बाद ही सबसे पहले डॉक्टर नियति अपने गेट अप में वहां से बाहर निकली। दूसरे नंबर पर डॉक्टर राधिका बाहर निकली। उन्होंने चेहरे पर अब भी मास्क लगाया हुआ था, पर उनकी गेटअप से सभी लोगों ने उन्हें पहचान लिया, और वे सभी लोग इस बात से हैरान थे कि ये तीनों डॉक्टर्स जो मैजिकल डॉक्टर्स के नाम से फेमस है, और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राधिका और डॉक्टर नियति ही है। अब तो उन्हें उस तीसरी डॉक्टर के बारे में भी जानना था। तभी डॉक्टर राधिका ने माइक हाथ में लेकर सबसे पहले सभी को ग्रीट करते हुए कहा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता की इंसल्ट करते हुए सुना था। मुझे यकीन है कि इस वक्त उन सभी को उनके जवाब मिल गए होंगे, और हमारी आज अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का कारण भी यही था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से डॉक्टर अनीता और डॉक्टर आरके की इंसल्ट हो। आज तो सभी चैनल्स पर उस एनुअल सेलिब्रेशन का ही लाइव चल रहा था। आज तो न्यूज रिपोर्टर के पास एक से बढ़कर एक मसालेदार खबरें थीं। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो तीसरी डॉक्टर कौन है। तभी उस एक्सचेंजर में से तीसरी लड़की भी बाहर आ गई थी। उसे देखकर तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इसका मतलब कि डॉक्टर शिवी ही वो तीसरी डॉक्टर है। ये बात तो हमें पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि तीसरी डॉक्टर भी वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर्स में से एक ही होगी। वर्ल्ड की फर्स्ट 3 रैंक की डॉक्टर उन सभी के बीच मौजूद थी। ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी कि मैं मैजिकल डॉक्टर्स की टीम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राधिका, डॉक्टर नियति और डॉक्टर शिवी की टीम है। तभी पब्लिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अपने फेस मास्क तो हटाओ। तभी राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज एक आइडेंटिटी रिवील करना ही बहुत है। उसके बाद डॉक्टर शिवी ने अपने हाथ में माइक लेकर कहा कि आप सभी के यहाँ आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, और हम एक अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं कि महीने में हम 2 गरीब पेशेंट की सर्जरी इस सिटी हॉस्पिटल में किया करेंगे, और उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इतना सुनते ही सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इन तीनों ने ही हॉस्पिटल के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कही, और उसके बाद उन्होंने कुछ देर के लिए डॉक्टर आरके और अनीता से बात कि वे तीनों उनकी फैमिली से भी मिली, और फिर वहां से निकल गई। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उन सभी को इन तीनों डॉक्टर्स का नेचर बहुत ही पसंद आया था। जो सीनियर डॉक्टर था वह भी उन तीनों की मन ही मन तारीफ कर रहा था।
क्योंकि उन तीनों में इस बात का कोई घमंड नहीं था कि आज वह तीनों किस पोजीशन पर है। उनके जाने के 10 मिनट बाद ही दृष्टि, नायरा और शिवानी वहां पर आ गई थी। उन तीनों ने वहां पर आकर पूरी फैमिली के लोगों को ग्रीट किया। आरव ने कहा, अनीता दीदी, इन्हें देखो, फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट लोग तो अब आ रहे हैं। नैन्सी ने कहा, आप तीनों को आप पर रह गए थे। अभी दृष्टि ने कहा कि हमें उन तीनों डॉक्टर्स का स्केड्यूल मैनेज करना पड़ा था और यही रीजन था जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। पर अनीता दीदी, आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? डॉक्टर अनीता ने कहा, बहुत अच्छा। तभी दृष्टि ने कहा, दीदी, आज के फंक्शन की डेकोरेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और डॉक्टर राधिका ने बताया कि फंक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। डॉक्टर आरके ने कहा कि डेकोरेशन की सारी तैयारियां आरएसआर की टीम ने की थी। आओ मैं तुम्हें उनके मैनेजर से मिलवाता हूँ। डॉक्टर अनीता ने कहा, फंक्शन को इतने अच्छे से मैनेज अवनी ने किया था, उसे तो तुम जानती ही हो। तभी डॉक्टर आरके अवनी और अविका दोनों को लेकर वहां पर आ गए थे। डॉक्टर अवनी तो सीधे जाकर दृष्टि के गले लग गई और उसके बाद डॉक्टर अपनी ने दृष्टि के साथ साथ उन दोनों को भी ग्रिट किया। उसके बाद अवनी ने थोड़ी दूर से आते हुए अविका की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको मैंने छोटी बहन के बारे में बताया था ना, वो है मेरी छोटी बहन अविका। अविका की नजर भी दृष्टि के चेहरे पर आकर ठहर गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही दृष्टि खड़ी है जिसको उसने सक्सेस पार्टी के बाद देखा ही नहीं था। और जब दृष्टि स्टार बन गई थी तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी कि ये लड़की कैसे इतनी बड़ी स्टार बन सकती है। पता नहीं, पर अब भी अविका दृष्टि की सक्सेस से जल रही थी। अविका तो यही सोच रही थी कि आखिर इस दृष्टि की आइडेंटिटी क्या है जो कि ये इतने बड़े लोगों के बीच में खड़ी हुई है। उसके मन में ख्याल आया कि यहाँ पर सुपरस्टार शिवम को भी तो बुलाया गया है। हो सकता है ये लड़की थोड़ा फेमस हो गई है, इसलिए इसे भी यहाँ आने के लिए इनविटेशन मिला। अविका अभी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी अवनी ने उससे कहा, अविका, इन्हें तो तुम जानती ही होगी। अविका ने दृष्टि पर टोंट मारते हुए कहा, इन्हें भला कौन नहीं जानता, ये तो अब कुछ ज्यादा ही बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2। अविका ने आगे कहा, दीदी, आपको पता है मिस दृष्टि हमारे आरएसआर ग्रुप में भी जॉब कर चुकी है, पर पता नहीं सक्सेस पार्टी के बाद दृष्टि गायब ही हो गई थी। 2 साल पहले मिस दृष्टि वहां पर एक छोटी सी डिजाइनर थी और अब देखो ये कैसे एक सुपरस्टार बन चुकी है। दीदी, इसे ही शायद किस्मत चमकना कहते हैं। अवनी ने कहा, ये तुम क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है दृष्टि मैडम कौन है। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीदी, आप तो बिना वजह परेशान हो रही हो, मैं इन्हें काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या हुआ, अगर ये इस समय बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है तो आखिर थी तो ये हमारी कैलिग ही ना। अवनी ने धीरे से अविका के कान में कहा, बेवकूफ लड़की, तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। अगर अब तुमने एक शब्द भी आगे कहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम आज के बाद आरएसआर ग्रुप में टिक पाओगी। अवनी अविका को समझा रही थी कि जिसे तुम नॉर्मल लड़की समझ रही हो वह एक मिस्टीरियस आइडेंटिटी है। वैसे तो मैं भी इनके बारे में इतना नहीं जानती, पर तुम्हें पता है ये डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता की रिलेटिव है। तुम्हें पता है दृष्टि डॉक्टर अनीता के छोटे भाई की वाइफ है और अभी जो तीनों मिस्टीरियस डॉक्टर आए थे वो भी दृष्टि की वजह से आए थे। आज तक मैं खुद भी मिस दृष्टि की आइडेंटिटी अच्छे से नहीं पता लगा पाई हूँ और तुम हो कि उनकी इंसल्ट करने की सोच रही हो। इतना सुनकर तो अविका को भी एक जोरदार शॉक लगा था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दृष्टि की शादी हो गई है। उसके बाद अवनी ने जल्दी से दृष्टि से कहा कि अगर आपको अभी कहा कि बातों का बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये इतनी बड़ी हो गई है पर आज तक इसे बोलने की तमीज नहीं आई है कि कैसे किसके सामने बोलना चाहिए। दृष्टि ने अवनी से कहा, अरे डॉक्टर अवनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अविका को काफी पहले से जानती हूँ और मुझे पता है कि उसका स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए मुझे उसकी बातों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अवनी को तो दृष्टि के नेचर के बारे में पहले से ही पता था कि वह इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड है, क्योंकि एक बार डॉक्टर अवनी भी तो शुरू में गलती से दृष्टि के साथ मिसबिहेव कर चुकी थी। उसकी गलती होते हुए भी दृष्टि ने उसको माफ कर दिया था।
पहले की तरह बेवकूफ नहीं थी। उसने जल्दी से दृष्टि से माफी मांगते हुए कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो अपनी छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर देना और 2 साल पहले की गई हरकतों के लिए भी मुझे माफ कर देना। दृष्टि ने भी कैजुअल अंदाज में उससे कहा, छोड़ो इन सब बातों को, मैं तो उन बातों को कब का भुलाकर आगे बढ़ चुकी हूँ और अब तुम्हें भी इन बातों को भूलकर सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ है। और अगर तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन कहा ही है तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि हमेशा गलत लोगों की संगतों से दूरी बनाए रखना, क्योंकि लोग सामने कुछ और होते और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल देखा हुआ है। मिस अविका ने कहा कि आगे से मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। उसके बाद रुद्र वहां पर आकर दृष्टि और उससे थोड़ी दूर खड़े डॉक्टर आरके और अनीता से कहता है, चलो अब हमें डिनर करना चाहिए। उसने अविका और अवनी को भी डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। अविका ने धीरे से अवनी के कानों में कहा कि दीदी, ये इतना हैंडसम लड़का कौन है? ये तो शिवम और फैशन फ्यूजन के चेयरमैन आरव कपूर दोनों से भी काफी ज्यादा हैंडसम है। अवनी ने कहा, बेवकूफ लड़की, धीरे से बात करो, यही तो दृष्टि के हस्बैंड है। इतना सुनकर तो उसे और बड़ा शौक लगा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दृष्टि का हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम होगा। इस बात को सुनकर अविका को अंदर ही अंदर थोड़ी जलन तो हुई थी, पर उसने अपने चेहरे पर ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चले गए थे। उस डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली एक साथ डिनर के लिए बैठ गई थी, जिनमें नैन्सी, अक्षिता, नायरा, शिवानी सभी थे और सभी लड़के भी थे। देव, रोहन और नक्स तीनों वहां पर आ गए थे। सभी ने हंसी मजाक करते हुए डिनर किया। डॉक्टर आरके और डॉक्टर अनीता दोनों ने दृष्टि को इतने बड़े सरप्राइज के लिए थैंक्स कहा। इस पर दृष्टि ने कहा, दीदी, इसमें थैंक्स की क्या बात है? हम सब तो फैमिली है ना, और फैमिली में तो एक दूसरे की हेल्प की ही जाती है। अवनी और अविका दोनों वहां पर बैठकर बिल्कुल साइलेंट होकर खाना खा रहे थे। उन दोनों ने एक वर्ड भी उन सभी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि वे जानती थीं कि यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो दोनों इतनी बड़ी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। पर उनका पूरा ध्यान उन सभी की बातों पर था। वो ये देखकर हैरान है कि आखिर ये दृष्टि है क्या चीज जो इतने बड़े डॉक्टर्स को भी इस एनुअल सेलिब्रेशन में इनवाइट कर सकती है। दृष्टि ने सभी से कहा कि अब तो एनुअल सेलिब्रेशन खत्म हो गया है, हमें जल्दी से घर के लिए निकलना होगा, क्योंकि तुम सभी तो दादी बुआ का गुस्सा जानते ही हो। अब तक तो दादी बुआ घर पर आ गई होंगी। डॉक्टर अनीता ने कहा, क्या दादी बुआ घर पर आई हुई है? ओह माय गॉड, मर गए। रुद्र, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो ना, अब मुझे कितनी डांट पड़ेगी। डॉक्टर अनीता ने डॉक्टर आरके से कहा, जल्दी करो, हमें अभी घर के लिए निकलना होगा। डॉक्टर अवनी और अभी का किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब लोग किस वजह से इतना डर रहे हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह ये बात किसी से पूछ सकें। बस फिर क्या था, उन सभी ने जल्दी से डिनर कंप्लीट किया और सभी वहां से जल्दी से निकल गए। रात के 10 बज रहे थे। सभी लोगों ने धीरे धीरे आरएसआर मैंसन में एंट्री की और उसके बाद चुपचाप अपने अपने कमरों में पहुंच गए हैं। वो सभी तो यही सोच रहे थे कि दादी बुआ को इस बारे में पता नहीं है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक अंधेरे कोने में दादी बुआ चेयर पर बैठी हुई उन सबों को नोटिस कर रही थी। पर उनमें से किसी का ध्यान दादी बुआ के ऊपर नहीं गया था। अपने सभी बच्चों की ये हरकत देखकर दादी बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने आप से ही कहा, ये बच्चे भी मुझसे कितना डरते हैं। अरे भला मुझे नहीं पता था कि अनीता बेटी के हॉस्पिटल में फंक्शन था। भला मैं इन्हें कोई खा थोड़ी जाती जो ये अपने ही घर में ऐसे घुस रहे हैं जैसे कि ये चोरी करने आए हो। उन सभी के जाने के बाद दादी बुआ भी वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह सभी रेडी होगा ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। वहीं पर डॉक्टर अनीता ने जाते ही दादी बुआ को पीछे से गले लगा लिया और बोली, दादी, वह आप यहाँ पर आ गए थे और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि आप आरएसआर पहुंच चुके हो। नहीं, मैं तो सबसे पहले आपसे मिलने आती, आप तो जानते ही हो। दूसरी तरफ हैंडसम सा अधेड़ उम्र का आदमी दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उस आदमी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिससे पता चल रहा था कि वह आदमी दिल्ली आकर कितना खुश था। उसके साथ एक 18 साल की लड़की भी थी, जो कि दिल्ली आकर बहुत खुश थी। इस बार तो उसके पिता ने बोला कि अब सिर्फ तुम अपने करियर पर फोकस करना और तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने के लिए दिल्ली से अच्छी जगह कोई नहीं है।
यहाँ पर रोज कितने नए सितारे बनते हैं और कितने ही सितारे टूटकर आसमान से गिर जाते हैं। उस लड़की ने अंधेड़ उम्र वाले आदमी से कहा कि पापा, क्या हमारी फैमिली यहाँ पर रहती है? ये सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी उससे ऐसा कुछ सवाल पूछ सकती है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2। दादी ने कहा, अच्छा तुम्हें अब भी ये बुढ़िया याद है? अनीता ने कहा, अरे दादी बुआ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? दादी बुआ ने कहा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें इस बुढ़िया की याद क्यों आएगी भला? हर्षिता और हर्षित उन छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अनीता ने कहा, अब मैं कुछ दिन आपके साथ यहीं पर ही रहूंगी। दादी बुआ ने कहा, बेटा आज तो मैं यहाँ से जा ही रही हूँ। बस तुम सभी को एक साथ इतना खुश देख लिया, इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। डॉक्टर अनीता ने कहा, आप अभी ही तो आए हो और इतनी जल्दी जाने की भी बात कर रहे हो। क्या इस बार आपको चाचा जी से नहीं मिलना? दादी बुआ ने कहा, उस नालायक मेरे सामने नाम मत लेना। मेरे लिए उससे रिलेशन जब ही खत्म हो गए थे जब वो प्रताप को मुसीबत में छोड़कर चला गया था। मैंने उसको काफी समझाया था और उसने मेरी एक नहीं सुनी। बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, मुसीबत में हमेशा उसका साथ दो जो तुम्हारे साथ खड़ा है, और जो तुमसे दूर है तुम्हें भी उससे दूर ही रहना चाहिए। वो नालायक अपने परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर चला गया था जिसकी वजह से प्रताप बिल्कुल टूट चुका था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। बेटा तुम्हें तो पता ही है कि उस समय तुम्हारे दादाजी कितने दुखी रहते थे, और ऐसा बेटा और परिवार किस काम का जो मुसीबत में ही अपने का साथ छोड़ दें। इसलिए मैंने भी तभी से उनसे रिश्ते खत्म कर लिए थे। दादी ने कहा, रुद्र बेटा, अशोक तुम्हारे फूफाजी से मिलने आया था। वह आरएसआर ग्रुप के साथ काम करना चाहता है और तेरे फूफाजी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उसकी आरएसआर ग्रुप में कोई जानकारी नहीं है। बेटा उसने कहा कि मुझे पता चला है रुद्र आरएसआर को अच्छे से जानता है, और मुझे अंदर से यह खबर मिली है कि रुद्र और आरएसआर दोनों की होटल्स और रिसोर्ट में पार्टनरशिप भी है। मैं नहीं जानती बेटा उसे ये सब कहां से और कैसे पता चला, पर वह तुम्हारी छानबीन करने में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब भी रुद्र और दादी आपस में बात कर ही रहे थे। बाकी सभी फैमिली के लोग भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी आरएसआर का फोन रिंग हुआ। फोन पर शेर सिंह का कॉल था। रुद्र ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से शेर सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर आरएसआर की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई। उसने अपने कान से फोन हटाकर जमीन पर फेंक कर मारा। उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए सभी डर गए थे। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर रुद्र को गुस्सा किस बात पर आया है। विक्रम को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इससे पहले शेर सिंह ने विक्रम को ही कॉल किया था, पर विक्रम ने शेर सिंह की सारी बात सुन लेट उससे कहा कि ये बात तुम ही बॉस को ये बता दो। तुम इस समय बॉस के सामने नहीं हो, इसलिए वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात उन्हें सामने से नहीं बता सकता हूँ। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से शेर सिंह को कन्विंस किया था, और दूसरी बात थी कि विक्रम शेर सिंह का बॉस था, इसलिए उसे विक्रम की बात माननी ही थी। और अब उस खबर का रिजल्ट विक्रम के सामने था। रेखा जी ने जल्दी से विक्रम के पास आकर कहा, बेटा क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? रुद्र को समझ में आ गया कि उसने फैमिली के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। उसने कहा, मॉम कुछ नहीं, वो एक बिजनेस डील में कुछ परेशानी आ रही है, बस उसकी वजह से माइंड थोड़ा अपसेट है। और आपको तो पता ही है कि लोग तो ये ही चाहते हैं कि कैसे भी करके वो आरएसआर को कंपटीशन में मात दे सके। रेखा जी रुद्र की माँ थी। वो समझ गई थी कि रुद्र कुछ छुपा रहा है, पर उसने ये बात रुद्र को फील नहीं होने दी। उसे पता था कि उसकी बेटी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और वह कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी को भी उसकी मुसीबतों का पता चले। इसलिए रेखा जी ने भी ज्यादा इंटरफियर नहीं किया। पर दृष्टि भी इस बात को समझ गई थी, और उसने रुद्र के पास न जाकर विक्रम से इस मैटर में बात करना सही समझा। बस फिर क्या था। दृष्टि विक्रम का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ली गई। उनके पीछे पीछे नायरा और शिवानी भी आ गई थी। शिवम शिवानी को जाते हुए देखकर बोला, अब ये कहां पर जा रही है? एक तो ये मुझसे कोई बात ही नहीं करती, पता नहीं इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, और अब तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं ये फ्रेंडशिप आगे ही ना बढ़ पाए और हम सिर्फ दोस्त ही बनकर रह जाएं।
दृष्टि ने विक्रम से पूछा कि आखिर परेशानी क्या है। विक्रम ने कहा, भाभी ने ये तो आप रुद्र भाई से ही पूछिए। तभी नायरा ने वहां पर आते हुए विक्रम से कहा कि दृष्टि मिस्टर RSR से यह बात पूछकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती है, और आखिर आपको ये बात बताने में क्या परेशानी है। विक्रम ने नायरा से कहा, स्वीट हार्ट, यह बात कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। विक्रम ने आगे कहा, आज नहीं तो कल आपको इस बारे में पता चल ही जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ही आपको बता देता हूं कि आखिर परेशानी क्या है। आज सुबह RSR के पिताजी दिल्ली एयरपोर्ट पर देखे गए हैं, वो भी अपनी 18 साल की बेटी के साथ। ये सुनते ही दृष्टि को समझ में आ गया कि आखिर RSR को इतना गुस्सा क्यों आया था। उसके बाद दृष्टि सीधा हॉल में चली गई। वो सभी भी उसके पीछे पीछे उस बड़े से हॉल में आ गए थे। अब माहौल थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। दृष्टि ने बड़े प्यार से RSR से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र ने कहा, बोलो क्या बात करनी। दृष्टि ने कहा, यहाँ पर नहीं, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। रुद्र दृष्टि के साथ अपने रूम में चला गया। उसने दृष्टि से कहा, बोलो क्या बात करनी है। दृष्टि ने RSR से कहा, आपको इस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इंसान हमारी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखता, उसके बारे में इतना परेशान क्यों होना। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन YouTube। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। वो अपनी लाइफ में खुश है और हम अपनी, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। आज नहीं तो कल आपका सामना उनसे होना तो है ही, पर अगर कभी ऐसा हो भी तो आप उनसे इस तरह से मिलना जैसे कि आप उन्हें जानते ही ना हो। मुझे पता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, पर हमें इन सब के लिए स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब तुम रुद्र नहीं बल्कि RSR हो, जो इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो सकता। और मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तुम कभी भी उन बच्चों से नफरत मत करना, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है उनकी बेटी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होगा। अगर उसे भी गलती से अपने पापा की इस हरकत के बारे में पता चल गया तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ था। इसलिए तुम कभी भी उस बच्ची को परेशान मत करना। रुद्र ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो अपने गुस्से में उस बच्ची को भी परेशान कर सकता था। उसे नहीं लगा था कि दृष्टि उसे इतने अच्छे से इस मैटर के बारे में समझा सकती है। अब मिस्टर RSR पहले की तरह गुस्से में नहीं थे। उनके चेहरे पर अब मुस्कान थी। RSR ने दृष्टि को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, और क्या क्या खूबियां हैं मेरी वाइफ में। दृष्टि ने कहा, मैंने तुम्हें रात को अपनी खूबियों के बारे में बताया तो था। अच्छा जी, मेरी वाइफ पर नौटी बातें भी करनी आती है। मुझे इस बारे में नहीं पता था। दृष्टि ने मन ही मन कहा, पतिदेव, अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दूसरी तरफ RSR के पिताजी अपनी बेटी के साथ उस पुराने मेंशन के बाहर खड़े थे, जहां पर वो सभी पहले एक साथ रहते थे। उनकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं ये पछतावे के आंसू थे या बात कुछ और थी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई YouTube चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर्स।